प्यारे बच्चों, ये इंडियन हिस्ट्री का आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के आखिरी दिनों की, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद के बचे हुए दिनों की। तो इस वक्त तक ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का मन बना लिया था। अब फैसला सिर्फ ये था कि वो कब भारत छोड़ के जाएंगे और भारत छोड़ने से पहले जो पावर ट्रांसफर है वो किसके हाथों में करके जाएंगे, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज थी ना भारत में, उनमें से कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह भी थे। तो भारत छोड़ के जाना है, ये तय हो चुका है। कैसे छोड़ें भारत छोड़ने से पहले भारत में कोई सरकार बनेगी तो वो सरकार बना के जाना तो ब्रिटिशर्स की जिम्मेदारी है ना। तो बची हुई कहानी बस इसी के इर्द गिर्द है। तो आओ फ्रीडम स्ट्रगल के आखिरी दिनों की कहानी डिटेल में समझते हैं। तो बात करते हैं CR फॉर्मूला की। CR मतलब ये जो आप इस इंसान को देख रहे हो, ये महात्मा गांधी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, काफी बड़े लॉयर थे, काफी बड़े विद्वान थे, खास करके संस्कृत वगैरह में इनकी काफी अच्छी पकड़ थी। तो इनका नाम था C राजगोपालाचारी। तो इनके नाम पे ही CR फॉर्मूला, C राजगोपालाचारी फॉर्मूला। तो बेसिकली गांधी जी के साथ डिस्कस करने के बाद इन्होंने एक प्रपोजल सामने रखा। तो क्या हो रहा था उस वक्त कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है लगभग खत्म हो चला था और अंग्रेजों को पता था कि अब हमको देश छोड़ना है, इंडिया छोड़ के जाना है। तो उस वक्त के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने अपील की कांग्रेस और मुस्लिम लीग से, ये दो बड़ी पार्टियां थी ना, इन दोनों से अपील की कि सरकार से बातचीत करने से पहले आप दोनों पार्टियों को आपस में अपनी ओपिनियंस को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। आपको अपने आपस का झगड़ा जो है वो खत्म कर देना चाहिए। तो एक तरफ मुस्लिम लीग जहां इस बात पे अड़ी हुई थी कि उसको मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए, वहीं कांग्रेस जो है विभाजन के पक्ष में नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि भारत के दो हिस्से हो जाएं। तो यही तो झगड़ा था। मुस्लिम लीग विभाजन चाहती है, कांग्रेस विभाजन नहीं होने देना चाहती है, इसीलिए दोनों में सहमति नहीं बन रही थी। तो इसी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को मनाने के लिए, एक साथ लाने के लिए C राजगोपालाचारी ने जिम्मेदारी उठाई। तो C राजगोपालाचारी महात्मा गांधी के काफी करीब थे। तो महात्मा गांधी से डिस्कस करने के बाद उन्होंने कुछ प्रपोजल्स सामने रखे। तो ये बेसिकली प्रपोजल्स थे मुस्लिम लीग के लिए कि आप इन बातों पे सहमति जताओ और कांग्रेस के साथ आओ। किस बात के लिए कांग्रेस के साथ आओ? कि ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने में जल्दबाजी, आपका भी सपोर्ट चाहिए। पहला काम है कि ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर किया जाए। यह तभी होगा जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके एक ही बात पे अग्री करेंगे। जब तक एक बात पे अग्री नहीं करेंगे अंग्रेज छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है ना, जाने से पहले यहां पे सरकार बना के जाएंगे ना, यूं ही तो छोड़ के नहीं चले जाएंगे ना इंडिया को। तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही ओपिनियन पे आना होगा, सबको मिलके एक ही फैसला करना होगा। तो यही सोच के CR राजगोपालाचारी ने महात्मा गांधी के से डिस्कस करने के बाद कुछ प्रपोजल्स रखे, मुस्लिम लीग को बोला कि आप इन प्रपोजल्स पे विचार करो। तो महात्मा गांधी का पूरा सपोर्ट था C राजगोपालाचारी के ऊपर। तो ऐसा कहा जाता है कि एक तरह से महात्मा गांधी इस चीज को समझ गए थे कि अब पाकिस्तान बनने से रोका नहीं जा सकता है, ये एक रियलिटी है, इसीलिए मुस्लिम लीग को खुश करने की कोशिश की जा रही थी। तो क्या थे ये प्रपोजल्स? तो इन प्रपोजल्स में कहा गया था कि कांग्रेस जो इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही है, फुल फ्रीडम की डिमांड कर रही है, मुस्लिम लीग भी इस डिमांड का समर्थन करे। दूसरी चीज कही गई कि अंग्रेजों के जाने से पहले हमको एक गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, केंद्र में सरकार बनानी पड़ेगी। बेसिकली कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात हो रही थी, इसके लिए इलेक्शन होने थे। तो कांग्रेस ने लीग से कहा कि दोनों मिलके ये सरकार बनाएं। तो जब हम ये सरकार बना लेंगे तो अंग्रेजों को भरोसा हो जाएगा और उनको लगेगा कि हां अब इंडिया को इनके हाथों में सौंपा जा सकता है। तो यही प्रपोजल थे कि दोनों साथ मिलके प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाए, यानी तत्कालीन,
कुछ दिनों की सरकार, बाद में जब अच्छे से इलेक्शन होंगे तो हो जाएंगे। तो ये प्रपोजल्स दे रहे थे कांग्रेस की तरफ से। और क्या दिया प्रपोजल में कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वहां के सारे पॉपुलेशन इंक्लूडिंग हिंदूज, तो सारे पॉपुलेशन से प्लीबिसाइट कराया जाएगा। प्लीबिसाइट यानी उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक अलग देश बनाना चाहते हो, क्योंकि मुस्लिम लीग यही तो मांग रही थी ना कि मुसलमानों को अलग देश बना के दो। तो इन्होंने कहा ठीक है, वर्ल्ड वॉर खत्म होने दो तो हम लोगों को हक देंगे, अगर लोग जाना चाहेंगे तो हम उनको नहीं रोकेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट यानी पंजाब सिंध वाला इलाका, नॉर्थ ईस्ट यानी बंगाल का ईस्ट बंगाल वाला इलाका और असम, इन सब पे नजर थी मुस्लिम लीग की। ये सब मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे। और क्या था प्रपोजल में कि अगर अंग्रेजों ने पार्टीशन की बात मान ली, यानी कि भारत के दो हिस्से कर दिए अगर अंग्रेजों ने, तो जो डिफेंस है, कॉमर्स है और कम्युनिकेशन, इसको दोनों डोमिनियन के लिए एक ही रखा जाएगा। यानी भले ही भारत के दो टुकड़े हो जाएंगे लेकिन भारत का डिफेंस एक ही जगह से कंट्रोल होगा, भारत की कॉमर्स यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ही जगह से कंट्रोल होगी, भारत की कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी रेलवे, जो टेलीफोन कनेक्शन, रेडियो वगैरह, वो सब एक ही जगह से। यानी भले ही दो हिस्से कर दो लेकिन हम एक ही मिल के रहेंगे, ठीक। और यह भी कहा गया कि ये जो सारे प्रपोजल्स हम आपको दे रहे हैं ये तभी वैलिड माने जाएंगे जब ब्रिटिश जो है पूरी तरीके से पावर भारतीयों के हाथ में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि भारतीयों के हाथ में पावर होगी तभी तो इस तरह के फैसले ले पाएंगे ना। तो ये प्रपोजल्स दिए। तो जिन्ना क्योंकि मुस्लिम लीग के सबसे बड़े लीडर थे तो उनके साथ बातचीत होने लगी। सीआर राजगोपालाचारी बार बार जाके जिन्ना से मिलते थे। तो जिन्ना सीआर राजगोपालाचारी के मनाने पे गांधी जी और जिन्ना में भी मीटिंग हुई, आप देख रहे हो। तो इसी प्रपोजल्स को लेके आपस में मीटिंग हुई। तो ये मीटिंग फेल हो गई। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रपोजल्स में कुछ ऑब्जेक्शंस थे। क्या ऑब्जेक्शंस थे? तो जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस खुल के इस बात को अपने जुबान से कहे, डिक्लेयर करे कि उसको मुस्लिम डोमिनियन से कोई ऐतराज नहीं है। मुस्लिम डोमिनियन से ऐतराज नहीं होने का मतलब है कि इस बात की गारंटी हो जाएगी कि भारत के दो टुकड़े तो जरूर होंगे, भले ही वो टुकड़े डोमिनियन बन के हो। देखो, डोमिनियन और पार्टीशन में अंतर है। अब डोमिनियन का मतलब होता, अगर डोमिनियन बनता तो कैसा बनता? एक हिस्सा पाकिस्तान हो जाता, एक हिस्सा इंडिया हो जाता और दोनों मिलके कहलाते यूनियन ऑफ इंडिया। इनका एक ही प्राइम मिनिस्टर होता, इनका डिफेंस, कॉमर्स, ये सब एक ही जगह से चलता। तो कांग्रेस चाहती थी कि डोमिनियन छोड़ो, पूरा देश एक मिलके रहे। जिन्ना चाहते थे कि कम से कम एक सेपरेट यूनिट तो बन जाए। तो जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस ये बात एक्सेप्ट कर ले, और जिन्ना इस बात के भी खिलाफ थे कि एक कॉमन सेंटर बनाने की बात कर रहे थे ना कांग्रेस वाले यही तो कह रहे थे कि डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन दोनों देशों का एक ही जगह से हैंडल होगा, यानी कॉमन सेंटर बनेगा। तो यह बात भी जिन्ना को पसंद नहीं आ रही थी। एक और बात जिसके लिए जिन्ना ने ऑब्जेक्शन डाली वो ये थी कि जिस कंस्टिट्यूएंसी में मुस्लिम मेजॉरिटी में है, यानी जिस कंस्टिट्यूएंसी को मुस्लिम्स के लिए रिजर्व किया गया, वहां सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, यहां पे 60 मुस्लिम रहते हैं, बाकी 40 दूसरे धर्म के लोग। तो जिन्ना का कहना था कि अगर ये सीट आपने मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दिया है तो इन 40 लोगों को वोट देने का भी हक नहीं मिलना चाहिए। तो केवल मुस्लिम चुनाव लड़ेंगे और वोट भी केवल मुस्लिम ही डालेंगे। तो ये ऑब्जेक्शंस थे। तो इन ऑब्जेक्शंस को कांग्रेस ने नहीं माना और सीआर प्लान फेल हो गया। क्योंकि सीआर प्लान फेल हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि एक्सेप्ट करना नहीं करना मुस्लिम लीग के हाथ में था और मुस्लिम लीग को ढेर सारे ऑब्जेक्शंस हो गए। तो ऑब्जेक्शन ना सिर्फ मुस्लिम लीग को थी बल्कि कई और पॉलिटिकल पार्टीज को भी थी। कांग्रेस ने कहा था ना कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हम प्लीबिसाइट कराएंगे, यानी लोगों से पूछेंगे कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, अलग यूनिट
बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं। तो इससे सिख लोगों में, जो सिख कहां रहते थे, पंजाब में रहते थे ना, तो सिख लोगों में बहुत डर की भावना बैठ गई। उनको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? कि पंजाब, उस वक्त का पंजाब आज के भारत के पंजाब से काफी बड़ा था। आज पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, पंजाब प्रोविंस है ना पाकिस्तान में, वैसा ही एक पंजाब प्रोविंस भारत में भी है। तो उस वक्त का पंजाब मुस्लिम डोमिनेटेड नहीं था, लेकिन अगर इसके दो हिस्से कर दोगे तो एक हिस्सा जरूर मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाएगा। तो यही प्लान था जिन्ना का। तो यानी जिन्ना चाहते थे कि पंजाब के दो टुकड़े कर दिए जाएं, और कांग्रेस इसके लिए लगभग सहमति जता चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस कह चुकी थी कि हम लोगों से पूछेंगे, अगर लोग हां कर देंगे तो हम उनको अलग कर देंगे। तो लोग तो हां करेंगे ही ना, ये तो सिंध में मुस्लिम मेजोरिटी है। तो पंजाब के लोगों को लगने लगा कि पंजाब दो हिस्सों में बंट जाएगा, और दोनों, एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा, एक हिस्सा भारत में रह जाएगा। तो जो सिख धर्म के लोग हैं, ना यहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, ना पंजाब में उनकी मेजॉरिटी होगी, अपने ही पंजाब में वो माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। तो ये उनका डर था। और कौन ऑब्जेक्ट कर रहा था? हिंदू महासभा के नेता वीडी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब हिंदू महासभा के नेता थे। तो एक तरफ मुस्लिम लीग होती थी, और मुस्लिम लीग का ही जुड़वा भाई कह लो हिंदू महासभा। तो मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की बात करती थी, हिंदू महासभा सिर्फ हिंदुओं की बात करते थे। तो इनको तो प्रॉब्लम होगी ही ना जब पाकिस्तान बनने की बात होगी। तो वीडी सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब हिंदू महासभा के लीडर थे, तो इनको प्रॉब्लम हुई। श्रीनिवास शास्त्री की अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी, लिबरल पार्टी, नेशनल लिबरल फेडरेशन, इन्होंने भी सीआर फॉर्मूला को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो जो कांग्रेस आज तक पार्टीशन के खिलाफ थी, हमेशा पार्टीशन के खिलाफ बातें करती आई थी, अब वो इतनी मजबूर हो गई थी, उनको लगने लगा था कि अब पार्टीशन को नहीं रोक सकते। तो मुस्लिम लीग को मनाने के लिए, मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल करने के लिए इस तरह की छूट भी देने के लिए तैयार हो गए थे कांग्रेस वाले। लेकिन मुस्लिम लीग का पूरा ध्यान पाकिस्तान बनवाने में था। उनका ध्यान इस बात में नहीं था कि जल्द से जल्द अंग्रेज देश छोड़ के चले जाएं। उनको तो उल्टा लगता था कि कहीं अंग्रेज बिना पाकिस्तान बनाए देश ना छोड़ के चले जाएं। तो कांग्रेस चाहती है कि अंग्रेज जल्द से जल्द देश छोड़े, उनका एजेंडा है कि इनको विदा करो। वहां मुस्लिम लीग का एजेंडा है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान बनवा लिया जाए। तो सीआर प्लान के रिजेक्ट होने के बाद या उसके फेलियर के बाद फिर से कोशिशें शुरू हो गई। तो ये कोशिशें क्या थी कि किसी तरह कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही बात पे अग्री हो जाए, मान जाए और सेंट्रल में गवर्नमेंट बना ले। तो एक बार जब ये गवर्नमेंट बन जाती सेंटर में, तो अंग्रेज भारत छोड़ के जा सकते थे। वो कह सकते थे कि अब भारत के लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे, गवर्नमेंट तो बन ही गई है। तो यही गवर्नमेंट बनाने के लिए ये सारी कोशिशें हो रही थी। तो सीआर फॉर्मूला फेल हो गया। अगली कोशिश जो थी वो कहलाई देसाई लियाकत पैक्ट। तो एक तरफ कांग्रेस के भूला भाई देसाई थे, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के मिस्टर लियाकत। तो अब आगे देखते हैं कि ये देसाई लियाकत पैक्ट था क्या। तो भूला भाई देसाई जो है वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर थे। सेंट्रल असेंबली थी ना, तो उस सेंट्रल असेंबली में लोग इलेक्शन लड़के पहुंचते थे, अलग अलग पार्टी के लोग पहुंचते थे। तो कांग्रेस के कई सारे मेंबर्स वहां थे ना, उन सारे मेंबर्स का एक लीडर होता था। तो वही थे भूला भाई देसाई, जो कहलाते थे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर। दूसरी तरफ थे मुस्लिम लीग के डेप्यूटी लीडर, यानी जिन्ना के डेप्यूटी, जिन्ना सबसे बड़े लीडर थे ना। तो नंबर 2 तो लियाकत अली खान। तो ये दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, काफी अच्छे रिलेशंस थे इनके बीच में। तो अब ये दोनों आपस में डिस्कशंस करते हैं कि कैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मनाया जाए। एक ही, किस बात के लिए मनाया जाए? सरकार बनाने के लिए मनाया जाए। तो इनका यही मकसद था कि सरकार बनाने का फॉर्मूला पेश करो, एक ऐसी सरकार जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल के बनाए। तो इसी बात के लिए इन्होंने एक प्रपोजल सामने रखा
कि हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आके सरकार बना सकते हैं। वो सरकार कैसी होगी, तो उस सरकार के बारे में कुछ प्रपोजल्स रखे गए। यही प्रपोजल्स देसाई लियाकत पैक्ट कहलाए। क्या थे वो प्रपोजल्स? प्रपोजल ये था कि हम जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, सरकार बनाएंगे यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर में ही जाके सरकार बनेगी ना, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में जितने भी सदस्य चुने जाएंगे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग बराबर बराबर नॉमिनेट करेगी। अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर में 150 सीट है तो 75 सीट पे कांग्रेस अपने आदमी भेजेगी और 75 सीट पे मुस्लिम लीग अपने आदमी भेजेगी। तो इससे क्या हुआ? तो यही कहने का मतलब हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बिल्कुल बराबरी का दर्जा दे दिया गया। जबकि मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती थी और देश में मुसलमानों की पॉपुलेशन 33% ही थी, 1/3, फिर भी बराबरी का दर्जा दिया जा रहा था। यह भी कहा गया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में जितनी भी सीट्स होंगी उसका 20% रिजर्व कर दिया जाएगा ताकि सभी को मौका मिल सके। तो मुस्लिम्स, सिख, डिप्रेस्ड क्लास जिनको आज हम SC ST के नाम से जानते हैं, तो इन 3 कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो सरकार जो हम बनाएंगे, तो सरकार तो संविधान से चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। तो उस वक्त तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन था क्या? कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के बनाए कानून तो थे। तो अंग्रेजों ने 1935 में एक काफी लंबा चौड़ा कानून पास किया था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगभग संविधान की तरह था। इसमें सब कुछ कवर थे। तो कहा गया कि हम जो सरकार बनाएंगे उसका संविधान हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही मान लेंगे। आज जो हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, उसका 70% हिस्सा इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो ये प्रपोजल होने लगा, बातें होने लगी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में मिलकर सरकार बनाए। तो इस पैक्ट का, इस प्रपोजल का नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। राजी ही नहीं हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले राजी ही नहीं हुए। लेकिन इस प्रपोजल के जरिए जो मैसेज गया, जो भारत की जनता में जो मैसेज गया, जो अंग्रेजों तक मैसेज गया, वो तो यही गया ना कि कांग्रेस लीग को, मुस्लिम लीग को बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार है। क्योंकि यही कहा था ना कि सरकार में जितने लोग कांग्रेस भेजेगी उतने ही लीग, मुस्लिम लीग भी भेजेगी। तो एक तरह से यही माना गया ना कि कांग्रेस भी मुस्लिम लीग को बराबरी का दर्जा देना चाहती है। और यह भी मान लिया गया कि कांग्रेस ने दिल ही दिल में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान को बनने से अब रोकना संभव नहीं है। तो एक तरह से कहो तो देसाई लियाकत पैक्ट फेल हो गया, लेकिन दूसरी तरह से कहो तो देसाई लियाकत पैक्ट ने जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच बातचीत का दरवाजा है वो खोल दिया। तो आगे चल के भले ही ये छोटी छोटी कोशिशें जो है वो फेल होती चली गई, लेकिन एक कोशिश फेल होती थी तो अगली कोशिश शुरू हो जाती थी। तो अगली कोशिश कहलाई शिमला कॉन्फ्रेंस। तो आओ देखते हैं कि ये शिमला कॉन्फ्रेंस क्या था। याद रखना बच्चों, उस वक्त भारत की 2 राजधानियां हुआ करती थी। दिल्ली तो थी ही, एक समर कैपिटल हुआ करती थी हिमाचल प्रदेश के शिमला में। तो गर्मी के वक्त अंग्रेज जो है दिल्ली से अपना सारा सरकार सेटअप वेटअप उठा के शिमला में शिफ्ट हो जाते थे। तो अब जो है इस वक्त तक आते आते लिनलिथगो जा चुके थे। लिनलिथगो कौन थे? वाइसरॉय थे। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था तो वाइसरॉय थे लिनलिथगो। हमने कई बार इसका जिक्र किया है। अब जब लगभग लड़ाई खत्म हो गई थी तो वाइसरॉय भारत के बदल गए थे। अब वाइसरॉय बन गए थे वेभल, लॉर्ड वेभल। तो अब लॉर्ड वेभल ने जिम्मेदारी संभाली कि और बाकी सारी कोशिशें फेल हो जा रही हैं, तो अब मैं कोशिश करता हूं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ही बात के लिए राजी करवा पाऊं। तो ये जो लॉर्ड वेभल थे ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे अक्टूबर 1943 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों कि वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो लिनलिथगो हमारे गवर्नर जनरल थे। वॉर के बीचों बीच नए गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड वेभल।
तो अब लॉर्ड वेबल को यही कह के भारत भेजा गया था ना कि कुछ भी करो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता करवाओ। तो उस वक्त के जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का रूल चल रहा था ना, जो चर्चिल थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से ही जीत के आए थे। तो ये लोग चाहते थे, चर्चिल चाहते थे कि मेरे रहते रहते ही फैसला हो जाए, उसका क्रेडिट मुझे ही मिले। तो ये काफी प्रेशर दिया, मतलब लॉर्ड वेबल के ऊपर काफी प्रेशर था कि कुछ भी करके इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा बिठाओ, इनको निगोशिएशन इनके बीच करवाओ। तो इसके लिए लॉर्ड वेबल को इंग्लैंड बुलाया गया, चर्चिल ने इंग्लैंड बुलाया डिस्कशन करने के लिए। तो इंग्लैंड से ही मार्च 1945 में लॉर्ड वेबल ने भारत की जनता को संबोधित किया, मतलब वो इंग्लैंड में ही थे, रेडियो के माध्यम से भारत की जनता से उन्होंने भारत की जनता को एड्रेस किया। तो इस एड्रेस में, ये जो रेडियो पे उन्होंने भाषण दिया, इसमें ये कुछ प्रपोजल्स सामने रखे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भारत के लोगों के सामने प्रपोजल रखे कि हम तैयार हैं भारत को आजादी देने के लिए, लेकिन आप लोग आपस में तो मिल बैठ के फैसला कर लो। तो यही जो अनाउंसमेंट हुई, ये कहलाई, ये अनाउंसमेंट की गई थी 14 जून को। कहा गया था कि 14 जून को हम एक मीटिंग रखेंगे। तो यही अनाउंसमेंट वेबल प्लान कहलाया। इसको ब्रेक डाउन प्लान भी कहते हैं। ब्रेक डाउन किस चीज का ब्रेक डाउन? कि दो लोग जब मान नहीं रहे हैं, उस सिचुएशन को ब्रेक डाउन करो। उनका जो डेडलॉक है, पॉलिटिकल डेडलॉक, यानी आपस में मान ही नहीं रहे हैं, एक चीज पे राजी ही नहीं हो रहे हैं, उस डेडलॉक को ब्रेक डाउन करो। तो अब लॉर्ड वेबल ने क्या क्या प्रपोजल्स रखे थे? ये प्रपोजल्स भारत के लोगों को खुश करने के लिए ही थे ना, भारत के लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए थे कि आप सरकार बनाओ, जल्दी से अपनी सरकार बनाओ, हम आपको आजादी दे देंगे। तो प्रपोजल में कहा गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे सदस्य इंडियन ही होंगे सिवाय 2 लोगों के। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो भारत की सरकार हुआ करती थी, उसके मुखिया कौन होते थे? गवर्नर जनरल होते थे। तो गवर्नर जनरल कुछ मिनिस्टर्स वगैरह अपॉइंट करते थे। तो सारे मिनिस्टर और गवर्नर जनरल मिलके ही तो सरकार कहलाते थे ना। तो ये प्रपोजल में कहा गया कि सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, यानी देश के सेना अध्यक्ष, इन दोनों के अलावा बाकी जितने लोग सरकार में होंगे, सब के सब इंडियंस होंगे। यह भी कहा गया कि इस सरकार में जितने हिंदू होंगे उतने ही मुस्लिम होंगे, बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। तो मुस्लिम यानी मुस्लिम लीग, हिंदू यानी कांग्रेस। अंग्रेजों के लिए तो यही मतलब था। यह भी कहा गया कि इस तरह जो काउंसिल बनेगी, इस तरह जो सरकार बनेगी, उसको हम इंटरिम गवर्नमेंट मानेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो जो इंडियंस ने ही बनाई है। और ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नियम कायदों के अनुसार रूल करेगी। तो अब सारे लोग तो इंडियंस ही हैं सिवाय 2 लोगों के। तो तब तो अंग्रेजों की पकड़ इस पे कमजोर हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई कि बाकी लोग अगर कुछ ऐसी चीज पे सहमत हो जाएं, कोई ऐसा कानून बना दें, अगर गवर्नर जनरल को पसंद नहीं है तो गवर्नर जनरल उसको ओवरटर्न कर सकता है। वीटो पावर का मतलब होता है कि बाकी सब ने जो फैसला लिया उसको एक अकेला आदमी पलट सकता है। यही वीटो पावर थी। तो अब बात हो रही थी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंडियंस को पहुंचाया जाएगा, एक गवर्नर जनरल और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अलावा, सेना अध्यक्ष के अलावा बाकी सारे लोग इंडियंस होंगे। तो इन इंडियंस की लिस्ट बनानी थी। सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहा गया कि आप लोग आपस में मिल बैठ के एक ज्वाइंट लिस्ट बनाओ। यानी मुस्लिम लीग जिन भी मेंबर्स को भेजना चाहती है उस पे कांग्रेस भी हामी भरे। तो यानी जो भी मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव तक पहुंचे वो सारी पार्टी के ओपिनियन से पहुंचे। ज्वाइंट लिस्ट चाहिए। यह भी कहा गया कि अगर ज्वाइंट लिस्ट नहीं बना पाओगे, हो सकता है कि किसी को मुस्लिम लीग अंदर भेजना चाहती हो, कांग्रेस को उसके नाम पे आपत्ति हो, तो संभव है कि ज्वाइंट लिस्ट ना बन पाए।
तो कहा गया कि अगर ज्वाइंट लिस्ट नहीं भी बना पाते हो तो अपनी अपनी पार्टी की लिस्ट बना के दे दो। मुस्लिम लीग अपने मेंबर्स की लिस्ट बना के दे दे, उनको नॉमिनेट कर देंगे, कांग्रेस अपने मेंबर्स बना के दे दे, उनको नॉमिनेट कर देंगे। तो ये एक तरह से इंटरिम अरेंजमेंट थी जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। तो इसको हमेशा इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे ट्रीट किया जा रहा था, ये नहीं कि पूरे 5 साल के लिए यही होगा। तो कुछ महीने तब तक ये व्यवस्था चलती जब तक भारत के लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। तो अब ये ऑफर आ गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की तरफ से ये ऑफर आ गया। अब देखना था कि कांग्रेस कैसे रिएक्ट करती है, मुस्लिम लीग कैसे रिएक्ट करती है। तो रिएक्शन आने शुरू हो गए। तो मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने ऑब्जेक्शंस रेज कर दिए। तो जिन्ना का कहना था कि ये जो लिस्ट आप हमसे मांग रहे हो उसमें जितने मुस्लिम होंगे सारे मुस्लिम केवल मुस्लिम लीग की तरफ से अपॉइंट होंगे। कहने का मतलब कांग्रेस की लिस्ट में एक भी मुस्लिम का नाम नहीं होना चाहिए। मुस्लिमों की किस्मत का फैसला केवल और केवल मुस्लिम लीग करेगी, ये जिन्ना का कहना था। जिन्ना की कुछ और मांगे भी थी। जिन्ना वीटो पावर चाहते थे। वीटो पावर का मतलब कि अंदर जब सरकार में फैसले लिए जाएंगे, अगर कोई ऐसा फैसला होता है जो जिन्ना को नहीं पसंद या ऐसा फैसला जो मुसलमानों के खिलाफ जा रहा हो, तो जिन्ना उसको ओवरटर्न कर सके। यानी जो वीटो पावर गवर्नर जनरल को मिली वही वीटो पावर जिन्ना भी लगभग अपने लिए चाह रहे थे। ठीक है, तो जिन्ना ने यह भी कहा कि अगर हम किसी फैसले पे ऑब्जेक्शन उठाएं तो इतनी तो गारंटी कर दो कि उस फैसले को तभी पास किया जाएगा जब 2/3 मेजॉरिटी हो। सिंपल मेजॉरिटी नहीं, 2/3 मेजॉरिटी। तो कहने का मतलब कि जरूरत से ज्यादा ताकत मांग रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पार्टी के लिए। कांग्रेस का कहना था कि अगर हम ये वाली बात मान लें तो कांग्रेस अगर किसी मुस्लिम को नॉमिनेट नहीं करती है तो कांग्रेस तो प्योरली हिंदू पार्टी बन के रह जाएगी, जो कि गलत है। कांग्रेस तो पूरे देश की राजनीति करती है, उसके कांग्रेस के मेंबर सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। तो इस बात को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में फिर से असहमति हो गई। दोनों एक दूसरे की बात पे मानने के लिए राजी ही नहीं हुए। तो अब लॉर्ड वेबल ने इनको बुलाया कि आप शिमला आ जाओ, शिमला में यहां मिल बैठ के बात करते हैं। तो लॉर्ड वेबल ने 21 अलग अलग इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को शिमला बुलाया। शिमला में ही थे वो उस वक्त, शिमला समर कैपिटल हुआ करती थी। तो इस शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेबल इस चीज के लिए तैयार हो गए कि हम हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी के हिसाब से सरकारें बनवा देंगे। तो मान लो ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, यहां हिंदू मेजॉरिटी में है, तो यहां कुछ मुस्लिम्स भी तो रहते होंगे। तो हिंदू मेजॉरिटी एरिया में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि मुस्लिमों के खिलाफ कोई फैसले ना लिए जाएं। तो इसको कहा गया रिड्यूस्ड मेजॉरिटी पावर। यानी भले ही हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन जब भी मुसलमानों से जुड़ा कोई फैसला लेना होगा तो मुसलमानों की ओपिनियन मैटर करनी चाहिए। यही चीज मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के लिए भी लागू होगी। तो कहने का मतलब है कि लॉर्ड वेबल ने मौका दिया कि हां, बना लो अपनी अपनी सरकारें, आपस में राजी हो जाओ, मान जाओ बात। तो लेकिन यहां पे भी बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जिन्ना उसी बात पे अड़े रहे। जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस एक भी मुस्लिम को नॉमिनेट नहीं कर सकती है, और जिन्ना ने यह भी कहा कि मुझे वीटो पावर तो चाहिए ही चाहिए, तभी मैं सरकार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से लॉर्ड वेबल ने कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन कांग्रेस और जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो एक ही बात के लिए राजी हुए नहीं। तो शिमला कॉन्फ्रेंस भी जो है एक तरह से लगभग फेल हो गई। दिक्कत क्या थी कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी उस वक्त भारत की, वो 25 से 33% के आसपास मानी जाती थी, जबकि लॉर्ड वेबल ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। लॉर्ड वेबल ने लगभग दोनों को बराबरी का दर्जा दे दिया था। कहा गया था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में 14 सीटें हैं, तो यानी कि सरकार में जो 14 मिनिस्टर बनेंगे उसमें से 6 मुस्लिम लीग के होंगे। तो ये तो परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज्यादा है ना। तो 25% मुस्लिम है, यानी 1/4 सीट मिलनी चाहिए। यहां तो लगभग आप बराबर सीटें दे रहे हो। तो ये बात भी अनरीजनेबल लगी कांग्रेस को।
तो जो भी हो, ना कांग्रेस वेबल प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हुई, ना मुस्लिम लीग तैयार हुई। इस तरह से वेबल प्लान अनसक्सेसफुल हो गया। तो वेबल ने जब देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को मान ही नहीं रही है, हमारी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो लॉर्ड वेबल ने अनाउंस कर दिया कि ये जो वार्ता है, ये जो वेबल कमीशन हमने बुलाया था, शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ये फेल कर गई। ये बात अनाउंस कर दी लॉर्ड वेबल ने। तो ये फेल क्यों हो गई? फेल इसलिए हो गई कि जिन्ना वीटो मांग रहे थे, जिन्ना इस बात का हक मांग रहे थे कि सिर्फ हम ही मुस्लिम्स को नॉमिनेट करेंगे, और अब लॉर्ड वेबल ने कहा कि मीटिंग फेल हो गई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अंग्रेज भी जिन्ना की मांगों को सही मानते थे, तभी तो अंग्रेजों ने जिन्ना को समझाने की कोई कोशिश की नहीं। तो इस तरह से जिन्ना को मौका मिल गया कि देखो, अगर मैं गलत होता तो अंग्रेज मुझे कुछ तो कहते, अंग्रेज मुझे सुधारने की कोशिश करते, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की होती। तो एक तरह से मुस्लिम लीग ने पूरे देश के मुसलमानों को यह मैसेज दिया कि आप मिलके हमारे साथ आ जाओ, हम जो भी मांग मान रहे हैं उसको हम हासिल करके ही रहेंगे। तो इसका असर अगले साल होने वाले इलेक्शंस पे भी देखने को मिला। मुस्लिम लीग की सीट्स जो है ना, पहले से काफी बढ़ गई। और यह सब तमाशा देख के विंस्टन चर्चिल को काफी मजा आता था, क्योंकि विंस्टन चर्चिल एक ऐसे इंसान थे जो भारत से दिल में काफी ज्यादा नफरत करते थे। और चर्चिल का हमेशा यही कहना था कि कांग्रेस जो है वो केवल हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसलिए चर्चिल भी एक तरह से मुस्लिम लीग का सपोर्ट करते थे कि सारे मुस्लिम जो भी नॉमिनेट होंगे वो उसका हक मुस्लिम लीग को ही मिलना चाहिए। तो एक तरह से शिमला कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने तो कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन जिन्ना की पॉलिटिकल स्टेचर, उसकी अहमियत काफी बढ़ गई। तो अब बात करते हैं अगली कोशिश की। अगली कोशिश सामने आई कैबिनेट मिशन के रूप में। तो जब अंग्रेज देख रहे थे कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज तो आपस में एक ही बात पे अग्री होने के लिए राजी ही नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी मजबूर हो जाए। तो क्या हुआ कि 19 फरवरी 1946 के दिन जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे CR एटली, आपको याद रखना है बच्चों की यही प्राइम मिनिस्टर थे जब भारत को आजादी मिली, CR एटली। और ये CR एटली पहले भी भारत आ चुके थे। ये साइमन कमीशन का हिस्सा थे। साइमन कमीशन के जो 7 सदस्य भारत आए थे उनमें से एक थे CR एटली। तो ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। तो इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया कि हम भारत को बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं, यानी हम भारत से विथड्रॉ करने वाले हैं, और विथड्रॉ करने से पहले हम एक कमीशन भेजेंगे। अब ये पॉलिटिकल मैसेज चला गया इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को कि प्लीज हरी अप, जल्दबाजी करो, जो फैसले लेने हैं बहुत जल्दी से लो, क्योंकि अब वक्त आ गया है, अब हम तो वापस यहां से अब जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं। तो कहा गया कि हम 3 लोगों की एक कमिटी भेजेंगे। तो ये तीनों ब्रिटिश एमपीज थे, ब्रिटिश मिनिस्टर्स थे। तो ये थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तो ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, तो ये क्रिप्स मिशन में भी भारत आ चुके थे। तो ये उस वक्त थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, और तीसरे थे AV अलेक्जेंडर। देखो बच्चों, आपको पोजीशन याद नहीं रखनी है, लेकिन नाम याद रखना है, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। तो 3 लोग मेंबर हैं, कोई चौथे आदमी का नाम दे देंगे, तो आपको पता तो होना चाहिए कि वो 3 लोग मेंबर कौन से थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। तो इन तीनों लोगों को भारत भेजा गया। ये तीनों 24 मार्च 1946 को भारत आए। तो यही जो 3 लोगों का मिशन आया, ये कहलाया कैबिनेट मिशन। और इसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, तीन मेंबर थे ना, उन 3 में से एक मेंबर थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो यही इस कैबिनेट मिशन को हेड कर रहे थे। इस कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया था? क्योंकि अंग्रेज अब भारत छोड़ना चाहते थे। तो भारत छोड़ने से पहले भारत के लोगों को अपनी एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी होगी।
ऐसे तो नहीं छोड़ के चले जाएंगे ना। तो एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, उस गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर किया जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को निगोशिएट करने के लिए यह मिशन भारत पहुंचा। तो इस मिशन की ऑब्जेक्टिव्स क्या थी? इस मिशन की ऑब्जेक्टिव्स ये थी कि भारत के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको उनके बीच आपस में सहमति बनाई जाए। जैसे मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है, हिंदू महासभा है, सबको एक जगह बिठा के आपस में एग्रीमेंट बनाया जाए ताकि उनको तैयार किया जा सके कि तुम लोग मिलके अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लो। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की भी बात की गई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन में पहली बार बनाने का वादा किया अंग्रेजों ने। कह बहुत पहले से रहे थे कि हम करेंगे, बनवाएंगे, लेकिन अब जाके पहली बार कहा कि नहीं, अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के ही यहां से वापस जाएंगे। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या होता? तो ये वैसी असेंबली होती जहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने लोगों को चुन के भेजा होता। अलग अलग राज्यों में सरकारें चल रही थी ना, तो वहां की सरकारें कुछ लोगों को नॉमिनेट करती। कई जगहों पे मुस्लिम लीग की सरकार थी, कई जगहों पे कांग्रेस की सरकार थी। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों को चुन चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजना था। फिर यही यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हर सदस्य इंडियन होता। फिर यही लोग आपस में बैठ के भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। तो यही काम करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये लगभग एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जैसी ही तो है, सरकार का ही तो काम करेगी। तो बेसिकली यही मुद्दा था कि भारत में एक सरकार बनवा दो और जल्दी से भारत को छोड़ दो। तो अब कैबिनेट मिशन ने भारत में आके पॉलिटिकल पार्टीज के सामने प्रपोजल रखा। तो उस वक्त इंडिया जो है कई प्रोविंसेस में बटा हुआ था, साथ में कुछ प्रिंसली स्टेट्स वगैरह भी थे। तो कहा गया कि जहां जहां प्रोविंशियल असेंबलीज थी, जहां जहां सरकारें बनी हुई थी, वहां से ही तो लोग चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आते ना। तो कहा गया कि जितने भी प्रोविंसेस में सरकार चल रही है उनको 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। तो 3 ग्रुप्स बनाए गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो मद्रास में सरकार थी, ये सब प्रोविंसेस के नाम है, मद्रास, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, बिहार। जैसे आज हमारे देश में स्टेट है ना, तो वैसे ही उस वक्त प्रोविंसेस कहलाते थे। तो अलग करने के पीछे लॉजिक क्या थी? तो ये जो आप नाम देख रहे हो, मद्रास, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, बिहार, सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस थे। तो अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि यहां के लोग एक जैसी सोच लेते हैं, एक जैसे फैसले लेंगे। क्योंकि फैसला किस बात का है, कि इंडिया में रहना है कि पाकिस्तान जैसी कोई एंटिटी बनानी है। तो जानते थे कि ये सारे प्रोविंसेस हिंदू मेजॉरिटी है, तो इनको साथ में मिलके फैसला करने दो। तो इन सबको एक ग्रुप में डाल दिया। दूसरे ग्रुप में यानी सेक्शन बी में डाला मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को। तो ये प्रोविंसेस कौन से थे? पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज ये सारे इलाके आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, सिंध। तो इसको क्यों अलग ग्रुप बनाया गया? क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो यहां के लोग एक जैसे फैसले लेंगे, इसलिए इनको सेपरेट ग्रुप बना दिया। तीसरा ग्रुप, तो ये जो आप देख रहे हो, ये तो भारत का नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है ना। भारत का एक और इलाका मुस्लिम मेजॉरिटी का था, बंगाल और असम वाला इलाका। तो इन दोनों को तीसरे ग्रुप में डाल दिया गया, सेक्शन सी में। अब ग्रुप बनाने के पीछे लॉजिक क्या थी? तो तीनों ग्रुप की मीटिंग अलग अलग होती थी। यानी कि जब सेक्शन बी वाले पॉलिटिशियंस मिलेंगे तो सेक्शन ए वालों का उनसे कोई काम नहीं है। यानी अपना अलग अलग फैसला लो तुम सारे ग्रुप वाले। तो अभी तो इन प्रोविंसेस का फैसला अंग्रेजों ने किया कि तुम किस ग्रुप में रहोगे, लेकिन अंग्रेजों ने एक प्रोविजन दिया, एक छूट दी कि 10 पहले इलेक्शन हो जाने दो, जनरल इलेक्शन हो जाने दो। उस इलेक्शन के बाद कोई भी प्रोविंस एक ग्रुप से निकल सकता है, दूसरे ग्रुप का हिस्सा बन सकता है।
और यह भी कहा कि 10 साल के बाद प्रोविंसेस चाहें तो फिर से ग्रुपिंग कर सकते हैं, अलग अलग रीग्रुपिंग कर सकते हैं, चाहे तो एक ग्रुप से निकल के दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और यह भी कहा कि 10 साल के बाद आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिकंसिडर कर सकते हो, यानी कि अब जो आप लोग मिल बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे तो उसको 10 साल के बाद आपको फिर हम ये प्रोविजन बना के जा रहे हैं कि 10 साल के बाद आप फिर से अपने बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस वगैरह करना चाहो तो आप कर पाओगे। तो इसी प्रोविजन में, इसी प्रपोजल में यह भी कहा गया कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। तो ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई जाएगी? क्योंकि यहां जो लोग चुन के आएंगे वही लोग आपस में डिस्कस करके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ये इसी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग चुने जाने थे, इसीलिए ये 3 ग्रुप्स बनाए गए थे ना, कि आपस में फैसले लेके भेजो, लोगों को भेजो, असेंबली में भेजो, इसीलिए ये 3 ग्रुप्स बनाए गए थे। यह भी कहा गया कि सरकार जो बनेगी, जो यूनियन गवर्नमेंट बनेगी, उसमें कुछ ब्रिटिश मिनिस्टर्स भी होंगे, ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस वक्त जो है इंडिया में प्रोविंसेस भी हुआ करते थे और प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे। तो जो प्रोविंसेस थे वो तो ब्रिटिश इंडिया कहलाते थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां के अपने राजा महाराजा हुआ करते थे। तो कहा गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट बनेगी उसमें ब्रिटिश इंडिया भी शामिल होंगे और इंडियन स्टेट्स भी शामिल होंगे। इंडियन स्टेट्स कहने का मतलब प्रिंसली स्टेट्स भी शामिल होंगे। तो एक तरह से यह कहा जा रहा था कि भारत को कई टुकड़ों में तोड़ने की तैयारी चल रही थी। अंग्रेज तो मजबूर थे, तो क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को भी तो एकोमोडेट करना है, तो एक ऐसी यूनियन गवर्नमेंट बनेगी जिसका डिफेंस, फॉरेन रिलेशन और कम्युनिकेशन कॉमन रहेगा, कॉमन बनाया जाएगा। यानी कि ग्रुप तो अलग अलग बन गए, लेकिन ये जो डिफेंस है, फॉरेन रिलेशन, कम्युनिकेशन, ये तो क्रिटिकल पोर्टफोलियोज है ना, तो इनकी कंट्रोल एक ही जगह रहेगी। साथ ही साथ पूरे यूनियन के लिए जो फाइनेंस, जो पैसे की जरूरत होती है सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, वो एक ही जगह दी जाएगी, 3 अलग अलग ग्रुप्स को नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है कि ग्रुप भले ही 3 बन जाए, लेकिन तीनों ग्रुप इंडियन यूनियन के अंतर्गत रहेंगे, इंडियन यूनियन का हिस्सा कहलाएंगे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की बातों को ध्यान से सुना। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि हमको एक अलग मुस्लिम मेजॉरिटी देश बना के दो, पाकिस्तान नाम का देश बना के दो। तो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की ये जो पाकिस्तान वाली डिमांड है उसको मानने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि कैबिनेट मिशन का कहना था कि अगर पाकिस्तान बन भी जाता है तो पाकिस्तान बन जाएगा तो भारत 2 हिस्सों में बंट जाएगा, तो दोनों हिस्सों में माइनॉरिटीज रह जाएंगी। इंडिया में मुसलमान रह ही जाएंगे और पाकिस्तान में भी हिंदू और सिख यानी दूसरे धर्म के लोग रहेंगे, तो माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम होगी, ये मेजॉरिटी के रहमो करम पे रह जाएंगे। दूसरी ऑब्जेक्शन थी कि देश को 2 हिस्सों में तोड़ा तो पूरे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो चौपट हो जाएगी। तीसरी चीज क्या थी कि उस वक्त तो देश का विभाजन तो हुआ नहीं था, तो पूरे देश की एक ही आर्मी थी। तो कहा गया कि क्या आर्मी में भी विभाजन हम कर दें क्या? तो आर्मी को भी डिवाइड करना होगा रिलीजियस ग्राउंड पे, मुस्लिम सोल्जर्स अलग जाएंगे, हिंदू सोल्जर्स अलग जाएंगे। तो कहा गया कि अगर आप डिवीजन की बात करोगे तो आर्मी को भी डिवाइड करना होगा, जो कि देश के हित में नहीं होगा। क्योंकि बात क्या हो रही थी कि पूरे जो 2 टुकड़े अगर हो भी जाए तो डिफेंस तो कॉमन रहेगा, तो इस तरह तो आप आर्मी को भी 2 हिस्सों में तोड़ दोगे ना। तो यही सब कह के पाकिस्तान की डिमांड को ठुकरा दिया, कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया। तो इसका मतलब है कांग्रेस को खुश हो जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह थी ग्रुपिंग। जब आप ग्रुपिंग बना रहे हो तो आप विभाजन के बीज बो रहे हो। आपने डिवीजन का फॉर्मूला तो बता ही दिया, आपने कह दिया ना कि ग्रुप बी और ग्रुप सी मुस्लिम मेजॉरिटी है, जबकि असलियत क्या थी
कि ग्रुप बी में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब को इंक्लूड किया गया था, वहां कांग्रेस की सरकार चलती थी। ग्रुप सी में असम को इंक्लूड किया गया था, वहां भी कांग्रेस की सरकार चलती थी। लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप सी में मुस्लिम लीग का दबदबा था। तो कांग्रेस की चुनी हुई सरकार है, लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी है, जो फैसला लेने की ताकत है, वो एक तरह से मुस्लिम लीग के हाथों में चली जाएगी, क्योंकि और भी तो प्रोविंसेस थे ना। तो सारे प्रोविंसेस मिलके जो फैसला लेते वो पूरे ग्रुप को मानना होता। कांग्रेस का यह भी कहना था कि ये जो ग्रुपिंग आपने कर दी है बिना हमसे पूछे, तो स्टेट्स को, प्रोविंसेस को हक दो। आप अभी के अभी उनको यह हक दो कि वो जिस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहे उस ग्रुप का हिस्सा बने। यानी अंग्रेजों ने क्या कहा था कि 10 साल तक रुको, फिर अपना रिकंसिडर कर लेना। फिर अंग्रेजों ने यह भी कहा कि इलेक्शन हो जाने दो, इलेक्शन होने के बाद आप अपना ग्रुप बदल सकते हो। तो कांग्रेस कह रही थी कि इलेक्शन तक क्यों वेट करना, क्योंकि इलेक्शन का ही तो सारा खेल है। तो हमको अभी ही प्रोविंसेस को यह हक मिलना चाहिए। जैसे ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, ये तो कांग्रेस का सरकार है, तो कांग्रेस चाहती थी कि ये ग्रुप ए को ज्वाइन कर ले। असम, यहां कांग्रेस की सरकार है, तो ये ग्रुप ए को ज्वाइन कर ले। तो यही चीज ध्यान में रखते हुए कांग्रेस इस तरह की बातें कर रही थी। कांग्रेस की एक और आपत्ति थी, वो आपत्ति ये थी कि आपने प्रोविंसेस को तो मौका दिया कि लोगों को चुन के कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भेजो, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स का क्या? कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे ना, जैसे कूच बिहार, इस तरह के स्टेट्स थे। तो उन स्टेट से क्या मेंबर नहीं होने चाहिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली में? तो इसका तो कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो यही सारे कांग्रेस के ऑब्जेक्शंस थे। तो जो कांग्रेस पहले एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात किया करती थी, एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि भारत के हर एडल्ट नागरिक को वोट देने का हक हो, वो अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इस बात पे राजी हो गई कि गिने चुने लोग ही वोट करेंगे ना। जो इन प्रोविंसेस के पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में से चुन के किसी को कंस्टिट्यूएंट असेंबली भेजेंगे ना। यानी भारत की आम जनता तो तय नहीं करेगी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कौन जा रहा है। तो खैर जो भी हो, इस बात के लिए कांग्रेस एक्सेप्ट इस बात को कर लेती है, यानी एक डिमांड कांग्रेस अपनी वापस ले लेती है। तो कांग्रेस ने तो अपने ऑब्जेक्शंस जाहिर कर दिए। कुछ ऑब्जेक्शंस मुस्लिम लीग को भी थे। तो मुस्लिम लीग को सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन ये थी कि आपने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना लो अभी, 10 साल के बाद अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो 10 साल के बाद करना। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हम 10 साल तक वेट क्यों करें, हमको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाने होंगे तो वो हम अभी लाएंगे। ये उनकी मेन ऑब्जेक्शन थी। तो लीग ये भी चाहती थी कि आपने ये कह दिया है कि ग्रुप चेंज कर सकते हो, इलेक्शन खत्म होने के बाद ग्रुप चेंज कर सकते हो। तो मुस्लिम लीग चाहती थी कि ग्रुप चेंज करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना कांग्रेस खेल कर देगी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब को ग्रुप बी से निकाल के ए में डाल देगी, असम को ग्रुप सी से निकाल के ए में डाल देगी। तो हम पाकिस्तान किस चीज से बनाएंगे? पाकिस्तान में असम को भी शामिल करना चाहते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को भी शामिल करना चाहते थे। तो वो कहना चाहते थे जिन्ना कि ग्रुप चेंज करना अलाउड नहीं होना चाहिए और पूरे ग्रुप को ये हक मिलना चाहिए कि अगर वो यूनियन ऑफ इंडिया छोड़ना चाहे। यूनियन ऑफ इंडिया की कल्पना इसी तरह की गई थी ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों मिलके कहलाएंगे यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसी यूनियन ऑफ इंडिया में कहीं पाकिस्तान छुपा हुआ होगा, लेकिन होगा इंडिया का ही हिस्सा। तो जिन्ना कह रहे थे कि ग्रुप्स को यूनियन ऑफ इंडिया से अलग होने का मौका दो, हम सब यूनियन ऑफ इंडिया से अलग हो जाएंगे, अपना एक अलग देश पाकिस्तान बना लेंगे। यही ऑब्जेक्शन थी मुस्लिम लीग की। तो अब ऑब्जेक्शन तो है, लेकिन फाइनल फैसला क्या हुआ? तो मुस्लिम लीग ने तो इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ग्रुपिंग बना के अंग्रेजों ने रास्ता तो दिखाई दिया था। अंग्रेजों ने खुलेआम डिक्लेयर कर दिया था कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और असम जैसी जगह मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो ये तो अंग्रेजों की तरफ से ये मैसेज गया ना, तो इससे तो जिन्ना को खुशी हुई। तो जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग ने इस प्लान को 6 जून को एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ इसी वजह से।
कांग्रेस ने आपस में काफी सोच विचार करने के बाद इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। तो मुस्लिम लीग के प्लान एक्सेप्ट करने के कुछ हफ्तों के बाद कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कांग्रेस सोच रही थी कि यूनियन ही बन रहा है ना, देश तो नहीं टूट रहा है ना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी। तो उसी साल कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग चल रही थी। 7 जुलाई का दिन था, 7 जुलाई 1946। ये सब डेट आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, आप बस मेजर फैक्ट्स याद रखो। तो उस दिन नेहरू ने अपने भाषण में यह बात कह दी कि ये जो प्रपोजल्स आए हैं, हम इसकी एक भी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने कहीं कोई कसम तो नहीं खाई है कि अंग्रेजों की हर बात मानेंगे। तो नेहरू का कहना था कि हम सिर्फ एक ही बात के लिए राजी हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसमें हम शामिल होंगे, बाकी कुछ कमिटमेंट नहीं है हमारी तरफ से। ये नहीं है कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनता, वो बात नहीं है। हमारा काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना है, बाद की कहानी हम खुद डिसाइड करेंगे। ये जो तुम्हारे ग्रुप्स वगैरह हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी, तुम सब देश छोड़ के चले जाओ। तो एक तरफ तो जिन्ना खुश थे, दूसरी तरफ जब नेहरू ने ये भाषण दिया तो जिन्ना को लगा कि ये तो हमारे पीठ पे छुरा भोंकने की तैयारी हो रही है। जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारा ये ग्रुप तो नेहरू खत्म कर देगा, और नेहरू तो बोलेगा कि ये डिसाइड किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो हम पाकिस्तान कहां से बनाएंगे। तो इसी चीज को जिन्ना ने मुद्दा बनाया। जिन्ना ने अंग्रेजों से कहा कि आप तो कुछ और कह रहे हो, नेहरू तो कुछ और कह रहा है। नेहरू तो कह रहा है कि कल को जाके ये कहानी बदल देगा। तो इसी चीज का फायदा उठाया और जिन्ना ने अपना समर्थन वापस ले लिया। मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था ना कैबिनेट मिशन प्लान को, तो अब मुस्लिम लीग ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान भी एक तरह से अनसक्सेसफुल हो गया। तो अब जिन्ना ने जो है कांग्रेस के भाषण को, खास करके नेहरू के भाषण को मुद्दा बना के पूरे देश में कम्युनल वायलेंस फैलाना शुरू कर दिया। उसने कहना शुरू कर दिया कि बिना सड़कों पे लड़ाई लड़े पाकिस्तान हमको मिलने वाला नहीं है। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब था कि मुस्लिम से कहा गया कि सड़कों पे उतरो, कुछ ऐसा करो, इतना प्रेशर पड़ जाए कांग्रेस पे, ब्रिटिशर्स पे, कि पाकिस्तान की डिमांड उनको माननी ही पड़े। तो ये कहने का डायरेक्ट एक्शन डे था। ये बेसिकली मुस्लिमों को कहा गया कि रोड पे आके वायलेंस करो, दंगा। तो कैलकाटा, असम, इस तरह के इलाकों में बड़े लार्ज स्केल के दंगे भड़क गए, हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे। तो इन दंगों का लॉजिक ये था कि इन दंगों की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो भी समझ जाएंगे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, तो पाकिस्तान हमको दे दिया जाएगा। लॉर्ड वेवल ने समझाने की कोशिश की जिन्ना को, मुस्लिम लीग को सरकार का हिस्सा भी बनाया। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें मुस्लिम लीग को भी शामिल किया ताकि उनका गुस्सा कुछ शांत हो सके। तो मुस्लिम लीग सरकार का हिस्सा तो बन गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनने से मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया। यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग बुलाई गई 9 दिसंबर 1946, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 के दिन। तो इस दिन जब पहली मीटिंग हुई तो मुस्लिम लीग का एक भी नेता नहीं आया। वो लोग चुने तो गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया इन लोगों ने। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, मतलब मुस्लिम लीग कह रहे थे कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, तो मुस्लिम लीग ये भी कहने लगी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो एक तमाशा है, इसको क्यों बनाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर देना चाहिए क्योंकि हम उसमें शामिल ही नहीं है। तो इसी बीच 5 फरवरी 1947 के दिन जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, उस इंटरिम गवर्नमेंट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों थे ना, तो सरकार में तो मुस्लिम लीग थी लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं थी। तो यह बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी कि आपको सरकार तो चलानी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो।
तो कांग्रेस ने लॉर्ड वेबल से रिक्वेस्ट किया, चिट्ठी लिखी, रिक्वेस्ट किया कि मुस्लिम लीग के नेताओं को सरकार से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि तब तक कांग्रेस जान चुकी थी कि पाकिस्तान को बनने से नहीं रोक सकते, तो हम क्यों मुस्लिम लीग के नखड़ों को झेलें। तो इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि अब इनको बाहर करो, अब बहुत तमाशा हो गया, ये लोग दंगे फसाद पे उतर आए हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। एक तरह से कांग्रेस ने दिल ही दिल में मान लिया था कि जाओ, जो चाहिए वो लेके यहां से चले जाओ, बस सरकार से बाहर चले जाओ। तो बहुत पॉलिटिकल टेंशन का माहौल बन गया था। तो इस टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक अनाउंसमेंट की 20 फरवरी के दिन, 20 फरवरी 1947 को यह अनाउंसमेंट की गई। क्या थी यह अनाउंसमेंट? तो क्लेमेंट एटली भी जानते थे कि ये दोनों कभी एक बात पे अग्री नहीं होंगे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से अनाउंस कर दिया कि तुम चाहे आपस में लड़ते रहो, चाहे एक दूसरे के साथ अग्री ना करो, हमें कुछ मतलब नहीं है, हम तो 30 जून 1948 को तुम्हारे देश को आजाद करके यहां से चले जाएंगे। तो ये एक तरह से प्रेशर डालने की कोशिश की कि प्लीज हरी अप, जल्दी करो, 30 जून 1948 तक का वक्त है तुम्हारे पास। इसी अनाउंसमेंट में यह भी कहा गया कि अगर जून 1948 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया, यानी कि मुस्लिम लीग अपना बॉयकॉट जारी रखती है, तो हम भारत छोड़ने से पहले जो पावर है वो एक से ज्यादा गवर्नमेंट को देनी पड़ी तो हम दे के आएंगे, लेकिन हम देश छोड़ेंगे जरूर। यानी अगर मुस्लिम लीग नहीं मानती है तो सारी पावर कांग्रेस को देके थोड़ी आ जाएंगे, तो मुस्लिम लीग को अलग गवर्नमेंट के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे और कांग्रेस को एक अलग गवर्नमेंट के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तुम्हारा देश तुम जानो, चाहे 2 गवर्नमेंट बनाओ, चाहे 5 गवर्नमेंट बनाओ, लेकिन हम तो यहां से चले जाएंगे। जहां तक बात है प्रिंसली स्टेट्स की, तो प्रिंसली स्टेट्स ना मुस्लिम लीग के प्लान का हिस्सा थे, ना कांग्रेस के प्लान का हिस्सा थे। प्रिंसली स्टेट के तो अपने राजा रजवाड़े हुआ करते थे ना। तो ब्रिटिश ये क्लेमेंट एटली ने कहा कि जहां तक प्रिंसली स्टेट्स की बात है, अब तक तो उन पे हमारा कंट्रोल है, लेकिन जब हम देश छोड़ेंगे तो हम प्रिंसली स्टेट्स का कंट्रोल ना कांग्रेस को देके आएंगे, ना मुस्लिम लीग को देके आएंगे। यानी जो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है उनमें से किसी को प्रिंसली स्टेट की जिम्मेदारी नहीं देंगे। यानी प्रिंसली स्टेट खुद तय करेंगे, वो खुद तय करेंगे कि वो किस गवर्नमेंट से जुड़ना चाहते हैं या फिर अपना एक अलग गवर्नमेंट खुद बनाना चाहते हैं। इसी अनाउंसमेंट में यह भी कहा गया कि लॉर्ड वेबल को वापस बुलाया जाएगा। लॉर्ड वेबल कौन थे? वाइसरॉय थे ना। तो लॉर्ड वेबल की जगह एक नए वाइसरॉय को भेजा जाएगा। यह सब जो होगा, जो अंग्रेज देश छोड़ेंगे, इसकी देखरेख करने के लिए लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को भेजा जाएगा, इनको वाइसरॉय बना के भेजा जाएगा। यह इस अनाउंसमेंट में कहा गया। तो यह कब हुआ? 20 फरवरी 1947 के दिन एक डेडलाइन डाल दी गई कि जून 1948 तक सरकार बना लो, वरना हम तो जितनी सरकारें दिखेंगी सबको ताकत देके यहां से हम चले जाएंगे। तो क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत आए। मार्च में भारत आए और अगस्त में भारत आजाद हो गया। अंग्रेजों को भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी में भारत को आजादी देनी पड़ेगी। उनको तो 1948 उन्होंने अनाउंस किया था ना। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा, जब भारत आए तो देखा कि चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, पंजाब में दंगे हो रहे हैं, असम में हो रहे हैं, कलकत्ता में हो रहे हैं। तो इनकी समझ में आ गया कि जल्दी करो, 1948 तक रुके तो लाखों लाख लोगों की दंगों में जान चली जाएगी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने फैसला किया कि 1948 तक नहीं रुक सकते, जल्द से जल्द हमको इंडिया और पाकिस्तान नाम के 2 अलग देश बनाने होंगे। इंडिया तो है ही, पाकिस्तान बनाना होगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सारी पॉलिटिकल पार्टी से सलाह मशवरा करना स्टार्ट कर दिया और उनसे सलाह मशवरा लेने के बाद 3 जून 1947 को एक प्लान सामने रखा। यह प्लान था क्या? देश को 2 हिस्सों में बांटना, इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट करना था। ठीक है। तो अब
ये एकदम आखिरी आखिरी वक्त था, पूरे देश में दंगे मचे हुए थे। तो अब कांग्रेस समझ चुकी थी कि अब इतने लाशों पे तो नहीं जिंदा रह सकते ना, तो पाकिस्तान बन रहा है, बनने दो, इसको रोक पाना संभव नहीं है। तो ये जो माउंट बेटन ने प्लान दिया, इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, और तब जाके हमारे देश का पार्टीशन हुआ, हमारे देश को आजादी मिली। तो क्या था माउंट बेटन प्लान? तो ये कुछ नहीं, बस भारत को दो हिस्सों में कैसे बांटा जाएगा उसी का प्लान था। तो ये इस प्लान के जरिए एक एक्ट पास किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। ये एक्ट कहलाया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये 18 जुलाई 1947 को पास किया गया। इसी एक्ट के जरिए डिक्लेयर कर दिया गया कि हम भारत को आजादी देने वाले हैं। इस एक्ट में कहा गया कि भारत के दो हिस्से किए जाएंगे, एक कहलाएगा इंडिया, एक कहलाएगा पाकिस्तान, और ये दोनों हिस्से 15 अगस्त 1947 से एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। तो इनमें इन दोनों हिस्सों को डोमिनियन कह के संबोधित किया गया है, देश कह के संबोधित नहीं किया गया है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने से पहले पावर जो है दोनों डोमिनियंस को दे के जाएगी कि अपने अपने डोमिनियन का ख्याल आज से तुम रखो, हमने 200 साल तुम्हें लूटा, अब तुम अपना ख्याल खुद रखो। अब क्योंकि देश के दो हिस्से होने हैं, तो बाउंड्री कमीशन बनाई गई कि पाकिस्तान जो बनेगा वहां कौन कौन से हिस्से जाएंगे। तो पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री क्या होगी यह तय करने के लिए बाउंड्री कमीशन बनाया गया। खास करके पंजाब और बंगाल को बांटना था, गुजरात को तो नहीं बांटा गया ना, उत्तर प्रदेश को तो नहीं बांटा गया ना। जो आज जो हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात ऐसे एरिया से होके गुजरता है ना। उस वक्त अगर बात करो तो उस वक्त तो बांग्लादेश था नहीं, तो जो बंगाल था उसको तोड़ा गया। बंगाल का आधा हिस्सा इंडिया में और ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो पंजाब और बंगाल की बाउंड्री तय करने के लिए बाउंड्री कमीशन बनाई गई। इसी एक्ट में यह भी कहा गया कि जो दोनों डोमिनियंस बनेंगी, इन दोनों डोमिनियंस की जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली होगी, उनको यह हक दिया जाएगा, पूरी अथॉरिटी दी जाएगी कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने देश को चलाओ। तो यह पूरी तरीके से अनाउंस हो गया कि देश का है, दो हिस्सों में तोड़ेंगे और 15 अगस्त को देश छोड़ेंगे। तो जो बाउंड्री कमीशन भेजने की बात की गई थी, वो कमीशन कहलाई रेड क्लिफ कमीशन। तो रेड क्लिफ नाम के ब्रिटिश ऑफिसर ने जो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री है वो डिसाइड की है। इसलिए ये रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। जो भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, क्योंकि इसको रेड क्लिफ नाम के इंसान ने इसको बनाया। तो 15 अगस्त, जैसा कि आप जानते हो, 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी मिली। उसके एक दिन पहले ही पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आ गया था एज पर दी लॉ। तो भारत के दो हिस्से हो गए। लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत में वाइसरॉय बन के आए थे, अब तो भारत आजाद हो गया ना, लेकिन भारत आजाद हुआ है, नया नया आजाद हुआ है, तो अचानक से इतने सालों तक ब्रिटिश रूल में रहा, तो भारत के पॉलिटिशियंस को लगा कि अचानक से रिश्ता खत्म करना ठीक नहीं है। तो लॉर्ड माउंटबेटन को फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया भारत का। भारत आजाद हो गया है, लेकिन फिर भी एक ब्रिटिशर को ही गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस तरह से भारत के दो टुकड़े हो गए, लेकिन भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई। तो ये थी कहानी इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की।